वेलकम टू डेली फैक्ट क्लासेस। और आज हम डिस्कस करेंगे मुगल एम्पायर के बारे में। जो मुगल एम्पायर है ये प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। स्पेशली अगर हम बात करें यूपीएससी में जो है वो अलग से मेंशन है मेडिवल हिस्ट्री, और जो आपका मुगल एम्पायर है 1526 से लेकर 1857, ये ऑलमोस्ट लिंक करता है मेडिवल हिस्ट्री के साथ। तो दैट मीन्स ये टॉपिक जो है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। वहीं अगर हम बात करें क्लास 2 और क्लास 3 के एग्ज़ाम्स के लिए, तो देखो वहाँ पर आर्ट एंड कल्चर के फॉर्म में, आर्ट और कल्चर के नाम पर जो है वो क्वेश्चन काफ़ी बार बन जाते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक जो है वो क्लास 2 और क्लास 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है। जिससे कि अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर के एचएस के पेपर उठाकर क्लास 1 का एग्ज़ाम, तो देखो पेपर में ना सिलेबस में कहीं पे भी जो है वो मेडिवल हिस्ट्री के बारे में मेंशन नहीं है, लेकिन हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्लस आर्ट एंड कल्चर के नाम पे जो है वो टूम्ब वगैरह के रिगार्डिंग जो है वो पूछा जाता है कि किसका टूम्ब भारत में था, किसका नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन जो है वो एचएस में बन रखा है। वहीं अगर हम अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, तो मुगल एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मेंस में भी देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अकबर की राजपूत पॉलिसी, तो इस तरह से लाइक औरंगजेब किस तरह से रिस्पॉन्सिबल था मुगल एम्पायर के डीके के लिए। वहीं जब हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो बेस है वो 1857 के बाद बनता है। मतलब 1857 के बाद जितना भी आपका जो है वो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है उसको मॉडर्न हिस्ट्री में इंक्लूड किया गया है। लेकिन अब 1857 में एक विद्रोह हो रखा है, दैट इज़ रिवोल्ट ऑफ 1857। अब उसके बारे में उसके क्या कारण थे, कहाँ से मुगल आए, तो इसके लिए हमें जो है वो थोड़ा सा मिडिवल हिस्ट्री को पढ़ना जरूरी रहता है। तो आज जो हमारा टारगेट रहेगा 1526 से लेकर जो है वो हम कोशिश करेंगे कि 1857 तक जो है वो कवर करें। फर्स्ट पार्ट आज इस वीडियो का हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 1707 तक कंप्लीट करेंगे, यानी कि बाबर से लेकर औरंगजेब तक हमारा पूरा टारगेट रहेगा। पहला जो हम काम करेंगे। सेकंड, उसके बाद जो हमारा दूसरा टारगेट इसमें रहेगा वो ये रहेगा कि हम साथ के साथ में जो यूनिक फीचर्स है, जो कल्चर है, उसको साथ में लिंक करके पढ़ते चलेंगे, ताकि जो है वो हमारी प्रॉपर जो है वो तैयारी हो। और हम पूरे फैक्ट को साथ के साथ में डिस्कस करेंगे, साथ के साथ कोशिश करेंगे कि लर्न करें, ताकि जो है वो हमें एग्जाम में हर तरह से जो है वो सपोर्ट मिले। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस अगर आप हमारी लाइव क्लासेस या किसी भी कोर्स को में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को। देखो सबसे पहले अगर हम मॉडर्न जो हमारी ये मेडिवल फेज़ है इसको थोड़ा सा ना टीम की तरह डिवाइड कर देते हैं, ताकि जो है वो पढ़ना थोड़ा ईजी रहे। और एक सीक्वेंस वाइज अगर क्वेश्चन आता है तो उसको हम स्टार्टिंग में ही सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले जो हमारा मुगल एम्पायर है 1526 से लेकर 1857, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है अर्ली मुगल्स और दूसरे है लेटर मुगल्स। अर्ली मुगल्स की अगर हम बात करें तो यानी कि बाबर से लेकर औरंगजेब तक, जिसमें आपका हुमायूं आता है, फिर अकबर आता है, फिर जहांगीर आता है, फिर शाहजहां आता है, फिर औरंगजेब। तो ये जो है वो आपका अर्ली फेज़ है। और अर्ली फेज़ में जो है वो फीचर्स अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखा गया है कि स्ट्रॉन्ग रूलर्स जो मुगल जो अम्पायर है उसके जो एम्परर है वो बहुत स्ट्रांग है। जब वो स्ट्रांग है, कैपेबल है, तो प्रोस्पेरिटी यहाँ पर रहती है, एक्सपेंशन यहाँ पर देखा जाता है, और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि पावर जो है वो एम्परर के पास कंट्रोल में है पूरी की पूरी। और कोई भी जो है वो इन्वेजन फिर वेस्ट से नहीं देखा गया। जब तक जो है वो मुगल एम्पर यानी कि दिल्ली पर जब एम्पर स्ट्रांग बैठा है तो कोई भी वेस्ट से किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि वो भारत की तरफ देखे। देन उसका ट्रेड एंड कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक्सपेंशन हुआ है, और इसका एग्जांपल हम पूरा जो है वो लास्ट तक डिस्कस करेंगे कि कौन सी जगह से किस तरह से ट्रेड होता था, कहाँ से क्या जो है वो सामान जाता था और कहाँ से क्या सामान जो है वो आता था। ये भी अब जो है पूरा लास्ट तक जो है वो डिस्कस करेंगे। अब देखो उसके बाद जो नेक्स्ट जो फेज़ आती है दैट इज़ लेटर मुगल। लेटर मुगल्स ये वो फेज़ है जहाँ पर जो है वो उतने कैपेबल, उतने जो है वो स्ट्रॉन्ग लीडर्स नहीं थे, उतने स्ट्रॉन्ग एम्परर नहीं थे। तो यहाँ पर जो है वो बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फारूक सियार, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड, ये सभी जो है वो यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। तो ये हमें याद रखना है यहाँ पर कौन कौन इंक्लूड हो रहा है। बहादुर शाह वन, जहांगीर शाह, फारूक सियार, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड और बहादुर शाह सेकंड। तो ये सीक्वेंस भी याद करना जरूरी है। ये पूरा इंपॉर्टेंट रहता है। 1707 से लेकर जो है वो 1857 तक का जो है पूरा जो है वो सीक्वेंस है, इसको भी जो है वो लर्न किया जा सकता है। अब ये जो फेज़ है, ठीक है, लेटर मुगल की, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। सबसे पहला तो आता है दैट इज़ वीक रूलर्स, मतलब उतने जो यहाँ के जो रूलर्स थे उस टाइम के जो एम्परर थे वो उतने कैपेबल नहीं थे। देन उसके बाद यहाँ पर देखा गया है डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पर हमने बात करी अर्ली फेज में सेंट्रलाइजेशन, यानी कि राजा के पास, एम्परर के पास सारी की सारी पावर, लेकिन यहाँ पर पावर डिसेंट्रलाइजेशन हुई। तो हम देखते हैं फिर यहाँ पर रीजनल पावर्स जो है वो राइज करना शुरू करी, जैसे कि बंगाल, ठीक है, अवध, मराठास, पंजाब, जाट, ठीक है, ये सभी कॉमन एग्जाम्पल रहते हैं कि रीजनल पावर्स के। उसके बाद यहाँ पर फॉरेन इन्वेजन्स भी देखे, और फॉरेन इन्वेजन्स का सबसे कॉमन एग्जाम्पल आता है नादिर शाह की रेड 1739। ये इंपॉर्टेंट ईयर है। 1739 में एक बैटल हुई है, और उस बैटल से जो है वो हमें ये क्लियर हो गया कि अभी एम्परर जो है वो कमज़ोर हो चुका है।
फिर उसके बाद किंग मेकर्स जो है वो सेकंड फेज में रहते हैं, यानी कि जो नोबल्स थे वो चाहते हैं कि हमारा पर्सन जो है वो एम्परर बने, तो इसके बीच में नोबल्स के बीच में भी लड़ाई चलती है और यहाँ से नोबल्स को किंग मेकर कहा गया। और सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है वो इसमें सैयद ब्रदर्स का रहता है। ये सैयद ब्रदर्स ने जो है वो पहले फारूक शहर को जो है वो एम्परर बनाया, फिर फारूक शहर को मारकर जो है वो मोहम्मद शाह रंगीला को लेकर आए। तो फिर मोहम्मद शाह रंगीला ने फारूक शहर को जो है मोहम्मद शाह रंगीला ने जो है वो आपके जो सैयद ब्रदर्स थे उनको मार दिया था निज़ामुल मुल्क की मदद से। तो क्या क्लियर होता है, देखो सैयद ब्रदर्स ने पहले एम्परर को मार दिया, फिर एम्परर ने सैयद ब्रदर्स को मार दिया, दूसरे एम्परर ने किसी और वजीर की हेल्प से। तो ये इस तरह से ट्रशल ऑफ पावर यहाँ पर चलता है। फ्रिक्वेंट वॉर्स यहाँ पर देखी गई, लड़ाइयाँ जिसमें हम बात करें तो लेटर फेज में एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, फिर उसके बाद एंग्लो सिख वॉर यहाँ पर देखी गई, ठीक है, अफगान स्ट्रगल यहाँ पर देखा गया। तो ये कुछ कॉमन जो है वो एग्जाम्पल रहते हैं इस फेज़ में वॉर्स के। फिर उसके बाद फाइनली यहाँ पर क्या होता है कि यूरोपियंस की प्रेजेंस इंक्रीज हो जाती है। तो लेटर फेज में हम देखते हैं यूरोपियंस की प्रेजेंस, और वो शुरुआत इकॉनमी से होती है, पहले वो इकॉनमी पर कंट्रोल करते हैं और देन उसके बाद पॉलिटिकल एक्सपेंशन पर शुरू हो जाते हैं। तो ये याद रखना है कि पहले इकॉनमी उन्होंने कंट्रोल करी, फिर फाइनली पॉलिटिकली जो है वो टेक ओवर किया 1857 से, और इसमें इसको कहा जाता है ताज का शासन, यानी कि क्राउन रूल इन इंडिया। तो इस तरह से जो है वो पूरा जो है वो कवर किया जा सकता है फेज वाइज। तो शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे बाबर के बारे में। बाबर, ठीक है, 1526 में जो है वो भारत आता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के साथ। अभी उससे पहले अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान में एक रीजन था जिसका नाम था फरगना। अपने पिताश्री की डेथ के बाद, इनके फादर की डेथ होती है, उसके बाद जो है वो ये फरगना के जो है वो एम्परर वहाँ के जो है वो टेक ओवर संभाल लेते हैं, पूरा का पूरा जितना इनका था राज्य उसको कंट्रोल करना शुरू करते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ना ये समरकंद और फरगना कोशिश करते हैं कि समरकंद को मैं कैप्चर कर लेता हूँ। एक रीजन और था समरकंद जो कि काफ़ी होली रीजन माना जाता है मुस्लिम वर्ल्ड में। समरकंद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और जब समरकंद पर ही अटैक करते हैं तो फरगना को लूज़ कर जाते हैं, मतलब जो ट्राइब्स थी वो फरगना को टेक ओवर कर लेती है। फिर ये फरगना को टेक ओवर करते हैं तो समरकंद इनके हाथ से चला जाता है। फिर ये दोनों पर कोशिश करते हैं और दोनों को ही लूज़ कर जाते हैं। फिर जब ये लूज़ कर गए उसको, ठीक है, दोनों चले गए, फिर ये पहुंच जाते हैं काबुल और 1504 में काबुल को कैप्चर कर लेते हैं। अब यहाँ पर काबुल के अगर सीधा इधर बात करें दैट इज़ पंजाब, और पंजाब के इधर अगर हम बात करें तो दैट इज़ दिल्ली। ऐसे लिंक करके समझते हैं यहाँ पर कि दिस इज़ द पंजाब, ठीक है, ये बीच में पंजाब आ गया, ये आ गया दिल्ली और ये आ गया काबुल। पंजाब का जो उस टाइम पे गवर्नर था दैट इज़ दौलत खान लोधी। और ये जो दौलत खान लोधी था, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड, उसके बाद जो दिल्ली में जो रूलर था दैट इज़ इब्राहिम लोधी दिल्ली पे था, और ये ना पावर को जो है वो सेंट्रलाइज्ड कर रहा था, अपने पास सारी की सारी पावर लेकर चल रहा था। अब यहाँ पर हो गया राजस्थान नीचे वाली साइड और दिस इज़ द गुजरात। यही बस पूरी नॉर्थ इंडिया की गेम है। नॉर्थ इंडिया की गेम पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, इनका स्ट्रगल है। और एक यहाँ जैसे दूर पे आ गया दैट इज़ बंगाल, और बीच में यहाँ पर आता है बिहार, जहाँ पर जो है वो बिहार यूपी दैट इज़ अवध चीफ। अवध के जो छोटे ये वाला जो रीजन है यहाँ पर अफगान छोटे छोटे जो है वो चीफ्स थे। अब क्या होता है कि काबुल पे, अब ये जो आपका ये जो इब्राहिम लोधी था अफगान डायनेस्टी का लास्ट रूलर, जो फर्स्ट अफगान डायनेस्टी थी यहाँ पे लोधी वंश, अभी क्या होता है ये पावर को सेंट्रलाइज कर रहा होता है। अब ये बात राणा सांगो को भी पता चलती है राजपूत यहाँ पर कि यार ये पावर को सेंट्रलाइज कर रहा है और ये गलत है, ठीक है। उधर पंजाब में जो दौलत खान था उसको भी ये पता चलता है कि मेरे पास तो, मैं गवर्नर हूँ लेकिन मेरे पास तो पावर ही कुछ नहीं है, तो मेरे पास से तो पावर चली जाएगी। तो फाइनली यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों मिलकर इनवाइट करते हैं बाबर को। वो बोलते हैं कि सर आप आओ दिल्ली पे अटैक करो, ठीक है, दिल्ली पे अटैक करो। जहाँ जो यहाँ का जो एम्परर है वो बहुत ही कमज़ोर है, यहाँ का जो एम्परर है वो बहुत ही कमज़ोर है, आप आओ अटैक करो, आपको बहुत वेल्थ मिलेगी। अब इन दोनों की प्लानिंग ये थी कि हो सकता है वापस चली जाए। बाबर आए, जैसे पहले इन्वेजर होते थे, आते थे, लूटते थे, चले जाते थे, लेकिन बाबर ने प्लान बदल दिया। 1526 में ये दोनों इनवाइट तो करते हैं। 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है, जहाँ पे बाबर क्या करते हैं, इब्राहिम लोधी को डिफीट करते हैं, ठीक है। कारण क्या थे इस बैटल के, देखो आप इस तरह से जब आप मेंस में लिखते हो तो आप इस तरह से फ्लो चार्ट बना सकते हैं, अगर आपके पास कोई और वे भी है तो आप उस तरह से ही फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर कारण क्या थे, बाबर अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना चाहता था। उसका भारत जो बाबर है वो भारत के वेल्थ से बहुत अट्रैक्टिव था, क्योंकि भारत को देखो क्या कहते थे, सोने की चिड़िया। हमारे पास वेल्थ थी, हमारे पास मानसून था, हमारे पास एग्रीकल्चर था, हमारे पास जो है वो एक अच्छी लेबर थी, हमारे पास एग्रीकल्चरल लैंड बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, हमारे पास नेचुरल कंडीशंस बहुत अच्छी थी। नॉर्थ के अगर हम बात करें तो 12 महीने नदियों में पानी है, तो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मॉनसून का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ट्रेड के लिए। नेचुरल विंड्स है, जब समुद्र से हवाएं धरती की तरफ आएगी तो जहाज़ भी धरती की तरफ आएंगे, फिर वही हवाएं जब वापस जाएगी तो जहाज़ को भी वापस लेकर जाएगी।
तो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए हेल्प होती थी। उसके बाद तो फिर ऑलमोस्ट फिर उसके बाद इन्विटेशन भी था, दौलत खान ने कहा कि सर आओ भाई देख लो, दिल्ली पे आप अगर लूटना चाहते हो तो लूट सकते हो। देन फाइनली क्या था कि ये जो रीजन था यहाँ पे ऑलमोस्ट ये पंजाब वाला रीजन, राजस्थान गुजरात वाली, यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ट्रेड रूट का पार्ट था खैबर पास। इसके ऊपर कंट्रोल जिसने कर लिया उसने पूरा का पूरा ट्रेड एंड कॉमर्स कंट्रोल कर लिया। तो फाइनली क्या होता है, यहाँ पर प्लान किया जाता है, बाबर प्लान करता है कि वो अटैक करेगा दिल्ली के ऊपर, ठीक है, और वो होता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो फिर यहाँ पर बैटल डे होता है। अब बाबर की जो आर्मी थी वो 10,000 की आर्मी थी और इब्राहिम लोदी 1 लाख की आर्मी लेकर खड़ा था। तो यहाँ पे लेकिन फिर भी बाबर जीत जाता है, और जीतने के जो कारण रहते हैं, बाबर के जो सोल्जर्स थे वो बहुत ट्रेंड थे। फिर उसके बाद बाबर के पास स्मॉल कैनॉन्स थी जो ऊँटों पर लदी हुई थी, तो उससे क्या है कि मूवमेंट ईजिली था कि उनको मूव किया जा सकता था इधर उधर। देन उसका बाबर ने रूमी वॉरफेयर मेथड को फॉलो किया। रूमी वॉरफेयर मेथड मतलब जो बाबर ने पूरी आर्मी को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया डिफेंसिव मोड में, जिसमें जो है वो एक तरह से जो है वो पूरा एक खुले प्लेस पर, पानीपत का एक प्लेस, वहाँ पर डिफेंस जो है वो एक छोटे छोटे गिड्स बनाकर जो है वो फिर डिफेंड किया। तो इस तरह से जो है फिर इब्राहिम लोदी को डिफीट किया। और फाइनली यहाँ से जो रिजल्ट हम देखते हैं वो ये रहता है कि जो तिमरूड रूल है, यानी कि बाबर जो है वो मुगल रूल को एस्टेब्लिश करते हैं इंडिया में, मतलब वो भारत छोड़कर नहीं जाते, उनको फिक्स क्लियर हो जाता है कि भारत में ही रहना है। तो इससे हमें क्या पता चलता है सिग्निफिकेंस में इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखो पहला सिग्निफिकेंस ये रहता है कि बाबर जो है वो डिसेंडेंट था तैमूर का फादर साइड से, ठीक है, और मदर साइड से अगर हम बात करें तो चंगेज़ खान। तो इनडायरेक्टली मंगोल ने भी जो है वो भारत के ऊपर रूल करना शुरू कर दिया, क्योंकि बाबर उनका जो है वो डिसेंडेंट था। उसके बाद देन यहाँ पर क्या होता है, तिमरूड डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट होती है, यानी कि तिमरूड जो है वो शुरू होते हैं नई मुगल डायनेस्टी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट हम बता सकते हैं वो ये कि इसके बाद नेक्स्ट 200 ईयर तक कोई भी फॉरेन इन्वेजन नहीं हुआ वेस्ट से, क्योंकि हमने अपना जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था, जो दिल्ली वाला रीजन था, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एम्परर बिठा दिए और हमारा ये रीजन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया। पॉलिटिकल जो वैक्यूम यहाँ पर क्रिएट होता था वो नहीं रहा। देन स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं बाबर यहाँ पर, और एक तरह से कंसोलिडेशन की तरफ ट्राई करते हैं, एम्पायर को एक्सपेंशन भी करते हैं, और फ्रिक्वेंट बैटल्स भी होती है। आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस, तो देखो सबसे पहले चार बाग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस होता है भारत में। फिर उसके बाद टूम्ब और मॉस्क कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू होती है इनडायरेक्टली, एक तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर मेनली जो है वो टूम्ब कंस्ट्रक्शन बहुत देखी गई है। उसके बाद मुगल कल्चर और जो पर्शियन कल्चर था वो भी जो भारत में एक्सपैंड होना शुरू होता है। ऐसा नहीं था कि पहले इन्फ्लुएंस नहीं थी, ट्रेड एंड कॉमर्स के थ्रू पहले भी इन्फ्लुएंस में थे, लेकिन अभी ज़्यादा होने लग गया प्रॉपर पूरा। फिर उसके बाद बाबरनामा खुद लिखी है बाबर ने, और इसको ट्रांसलेट किया है अब्दुल रहीम खान ने पर्शियन में, ट्रांसलेटेड टू पर्शियन फ्रॉम टर्की, तो याद रखना, ठीक है। देन उसके बाद फ्रीक्वेंट बैटल्स की हम बात करें जो इंपॉर्टेंट रहती है, बाबर ने जब भारत में आया तो देखो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत क्लियर, ठीक है, अभी आपको ये याद रही होगी, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर, ठीक है, पहली। और एक क्वेश्चन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हो रखी है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड बैटल जो है वो 1556 में है और थर्ड बैटल जो है वो 1761 में। ये पानीपत की जगह को क्यों सिलेक्ट किया गया, ये यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में, तो हम इसको पूरा इन डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम आगे जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो बिल्कुल बेसिक सा ये हो गया। देन उसके बाद देखो बैटल ऑफ खानवा होती है 1527 में। अब बाबर के माइंड में ये था कि यार राणा सांगा ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा अगेंस्ट इब्राहिम लोदी, बट सपोर्ट करने नहीं आया, तो दैट मीन्स धोखा दिया। तो यहाँ पर बाबर क्या प्लान करते हैं, ठीक है, वो एक इनडायरेक्टली ये सोच लेते हैं और वो अटैक करते हैं राणा सांगा के ऊपर, जो कि मेवाड़ का रूलर था, मेवाड़ का राजपूत रूलर उस टाइम पे। अब क्या है यहाँ पर बाबर क्या कहते हैं कि जो ये वॉर है अगेंस्ट राणा वो जिहाद है एक, और आफ्टर द वॉर खुद को जो है वो टाइटल अडॉप्ट करते हैं गाजी का। अब इसकी कहानी क्या रहती है, सिंपल अगर हम बात करें, देखो हमने डिस्कस किया था दिस इज़ दिल्ली, ठीक है, दिस इज़ पंजाब, ठीक है, और दिस इज़ काबुल, ठीक है, जहाँ से बाबर आया, इस तरह से। अब यहाँ पर है राजस्थान बीच में और यह है गुजरात। गुजरात का हमें पता है, गुजरात वाले रीजन में क्या होता है कि बाहर से सामान जब आता है तो वो गुजरात में आता है, ठीक है, और गुजरात से फिर रेस्ट ऑफ द कंट्री में जाएगा। अब अगर बाहर से सामान यहाँ पर आ रहा है, अगर हम इसी रीजन को कंट्रोल कर ले तो बाहर से जितना भी सामान आ रहा है उसको टैक्स हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स गुजरात को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लेकिन बीच में आ गया राजस्थान फेमस प्लेस फॉर राजपूत वॉरियर, और यहाँ पर एक जो है वो मेवाड़ जो है वो वंश था, मेवाड़ जो है वो राज्य था, और यहाँ पर राणा सांगा रूलर थे, मेवाड़ के जो रूलर थे मेन। अब यहाँ पर जो रिजल्ट रहता है वो क्या रहता है, इस बैटल में बाबर जीत जाते हैं, जिहाद डिक्लेयर करते हैं वो और फाइनली जीत जाते हैं इस बैटल में। देन उसके बाद बैटल ऑफ चंदेरी होती है 1528 में। यहाँ पर जो नेक्स्ट रूलर थे दैट इज़ मैदानी राय, राजपूत रूलर थे ये मालवा रीजन के, और इसका भी रिजल्ट क्या रहता है, बाबर की विक्ट्री। फिर उसके बाद बैटल ऑफ घाघरा
29 में ये बैटल हुई नियर बिहार, और इसमें जो महमूद लोदी था, जो लाइक इब्राहिम लोदी के बाद जो छोटे छोटे अफगान चीफ बचे थे, उनको डिफीट करके फाइनली यहाँ पर जो है वो बाबर क्या करते हैं, जो है वो एक कंट्रोल बना देते हैं पूरा का पूरा रीजन में। बट लेकिन 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है, ठीक है, और उनको बरीड किया जाता है पहले औरंगाबाद में, आगरा के ठीक है, आरामबाग में, औरंगाबाद आरामबाग में, आगरा में। फिर उसके बाद उनको जो बॉडी थी उसको काबुल ले जाते हैं, और टूम भी अगर हम बात करें तो वो काबुल में है। इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से हम लर्न कर सकते हैं। अब देखो एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बताना चाहता हूँ, वो ये कि जैसे ये 1530 1526 से लेकर 1530 हमने दिल्ली सल्तनत में भी ये देखा था कि जिसने वो डायनेस्टी बनाई, जिसने डायनेस्टी को फाउंड किया, वो ज़्यादा टाइम तक उसने रूल नहीं किया। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ कि बाबर ने अगर जो है वो मुगल वंश की स्थापना करी तो वो ज़्यादा टाइम तक रूल नहीं किया। उसके बाद ये 3-4 इंपॉर्टेंट बैटल रहती है, और इसके रिगार्डिंग ये कहा जाता है कि बाबर ने पानी पिया, बाबर ने खाना खाया, बाबर ने चाय पी, और बाबर घर गया। ये ट्रिक है इसको याद करने की, ठीक है। बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, चाय पी और घर गया, यानी कि घाघरा घर चला गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो रूलर बनते हैं, एम्परर बनते हैं, दैट इज़ हुमायूं। हुमायूं के टाइम